आज का टॉपिक अपन लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कि इस संघर्ष में किन किन क्षेत्रों द्वारा युद्ध किया गया, किन किन क्षेत्रों ने इसमें भागीदारी निभाई थी और किसके लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, देखते हैं। हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। उसके बाद में क्या हुआ कि वर्धन वंश में कोई भी शासक बन नहीं पाया। इसका कारण ये था कि हर्ष जो था वो संतान विहीन था, उसके संतान नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही मौका पाया ये कश्मीर के शासक यशोवर्मन ने, तो उसने क्या किया कि सीधा अटैक किया कन्नौज पर। किसने? यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसका समय मिलता है 725 से 752, 725 से 752। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को उल्टा करना है और ध्यान रखना है कि ये 8वीं सदी के मध्य में कन्नौज का अधिकारी बना था। बात करूं मैं यशोवर्मन की, तो यह कश्मीर का उत्पल वंशीय शासक था। उत्पल वंशीय शासक कौन था? यशोवर्धन। उत्पल वंशीय शासक था यशोवर्मन। आगे बात करें तो यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो 3 महाशक्तियों के मध्य युद्ध चला, वही त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। कौन कौन सी 3 शक्तियां थी? गुर्जर प्रतिहार पहली, तो जो कि मैप में दिखाया गया है। पाल, ये रही पाल शक्ति, राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट। मैप में बताऊंगा मैं सब चीज़, एक एक चीज़ को, ताकि आपको याद रहे कि कौन कहाँ से अटैक कर रहा है, कौन कहाँ से अटैक कर रहा है और कैसे ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। इसका लगभग समय जो था वो 150 वर्ष तक ये युद्ध या संघर्ष जो है वो चला था। बात करूं इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि दक्षिण भारत का पहला ऐसा राजवंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लिया, दक्षिण में कौन सा है? राष्ट्रकूट। और उसका शासक कौन हुआ? ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ने कन्नौज पर अधिकार करने की सोची, तो उससे एक बात पता चल रही है कि दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा है? राष्ट्रकूट, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यह 8वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, लगभग 150 वर्षों तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण देखते हैं कि क्या क्या चरण हुए। वैसे मैंने बता दिया है कि किन 3 पक्षों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया: गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। जैसा कि मैं इनको राजस्थान इतिहास से जोड़ रहा हूँ कि कैसे राज्यपाल का पतन हुआ और गुर्जर प्रतिहार का विघटन हुआ, किन किन अन्य वंशों में इसका विघटन हुआ, इसलिए मेरे को ये त्रिपक्षीय संघर्ष समझाना जरूरी हो गया है। बात करूं मैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, पाल वंश की और राष्ट्रकूट वंश की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में शासक रहे वत्सराज, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। पाल वंश की बात करूं तो धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश की बात करूं मैं ध्रुव प्रथम। वत्सराज ने क्या किया कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहले तो धर्मपाल पर आक्रमण किया, परंतु इस पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने ध्रुव प्रथम पर आक्रमण किया, परंतु विजयी नहीं हो पाया। इस कारण जो पहला चरण था उसमें कौन विजयी रहा? ध्रुव प्रथम। दूसरे चरण में आता हूं तो नागभट्ट द्वितीय। समय ये लिखा हुआ है, वैसे समय इतना आवश्यक नहीं माना जाता है। दक्षिण भारत के चरणों में बहुत सारी किवंदियां हैं, बहुत सारी उलझने हैं, इसलिए आपको बस नाम याद रख लेना और कब कब इनके मध्य संघर्ष चले थे वो याद रखना है। नागभट्ट और देवपाल के मध्य संघर्ष और गोविंद तृतीय के मध्य संघर्ष, विजयी रहा गोविंद तृतीय। दोनों बार राष्ट्रकूट वंश विजयी रहा, परंतु पाल वंश ना तो युद्ध में शक्तिशाली प्रदर्शन कर सका, ना कोई बात।
गुर्जर प्रतिहार वंश सर्वप्रथम धर्मपाल पर आक्रमण किया, परंतु वहां जीत गया, आगे ध्रुव प्रथम से हार गया। नागभट्ट और देवपाल गोविंद तृतीय से हार गए और दूसरे चरण में भी राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थायी रहा। उसके बाद में बात करूं मैं मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक रहे थे मिहिर भोज, उसने विग्रहपाल और राष्ट्रकूट वंश के अमोघवर्ष प्रथम, इनके बारे में एक अच्छी जानकारी है। इन्होंने अंगूठा काट के दिया था देवी की आराधना के लिए, वो जब मैं दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बात करूं मैं मिहिर भोज इस संघर्ष में तृतीय चरण में विजयी रहा और इसके बाद से जो कन्नौज था वो प्रतिहारों के अधीन ही रह गया। कन्नौज हो गया वो किसके अधीन आ गया? गुर्जर प्रतिहारों के अधीन आ गया। कन्नौज पर अधिकार प्रतिहारों का हो गया। संघर्ष फिर भी जारी रहा। मैंने कहा ना कि ये लगभग 150 वर्षों तक संघर्ष जारी रहा था। उसके बाद में मिहिर भोज के बाद में महेंद्र प्रथम आए, महेंद्र प्रथम के बाद महिपाल प्रथम आए और कन्नौज पर शासक इनका ही स्थायित्व रहा। नारायण पाल आए, परंतु जो शासक थे वह इनको इतना माना नहीं गया, या इनका शासन जो था वो ऐसा ही था कि अयोग्य शासक थे। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय, इसके बाद में भी शासक मिलते हैं। नारायण पाल के बाद इस पाल वंश का तो पतन हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसको मैं राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड करूं तो राज्यपाल के बाद जो राज्यपाल शासक बने थे, उनके बाद जो ये गुर्जर प्रतिहार शाखा थी वह अनेक भागों में बंट गई। जैसे मैंने बताया था, गुजरात में चालुक्य, आबू या मालवा में परमार, सामरू दिल्ली में चौहान, कन्नौज में गैडवाल, महोबा में चंदेल। उसके आगे भी मारवाड़ शाखाएं, राठौड़ वगैरह, मेवाड़ में गुहिल, परवर्ती चौहान, हाड़ा देवड़ा, ढूंढाड़, कछावा, यदुवंश, भाटी, जादौन, उनके बारे में भी वर्णन किया था। इस प्रकार ये संघर्ष के चरण चले थे। उसके पश्चात से अपन देखते हैं कि राजपूत शासन में अपन आते हैं तो गुर्जर प्रतिहार के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने पिछली स्लाइड में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा और उससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ वत्सराज के बारे में, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मिहिर भोज के बारे में। जबकि अब गुर्जर प्रतिहार के वंश में अपन देखें तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रसिद्ध शासक माना गया था, जिसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पश्चिम में गुजरात से पूर्व में गंडक नदी तक था। मिहिर भोज ने अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था और एक उपाधि भी धारण की थी, आदि वरागी, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ महेंद्रपाल की। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल की बात करता हूँ। इसके समय एक राज दरबारी कवि था राजशेखर, जिसने कपूर मंजरी की रचना की थी, जिसमें वह महेंद्र को उपाधि बताता है कि निर्भय नरेश और निर्भय राज की उपाधि देता है। इनका कार्यकाल ऐसा ही चला था, मतलब कि कन्नौज तो अधिकार में था परंतु शासन काल ऐसे ही चलता रहा था। बात करूं महिपाल की तो महिपाल को उपाधियां दी गई राजराजेश्वर द्वारा, इसी द्वारा। ये जो कवि था, इनके दरबार का कवि था, आर्यावर्त का महाराजा धीराज। प्रश्न बनता है कि आर्यावर्त का महाराजा धीराज महिपाल को किसके द्वारा दी गई थी? रघुकुल चिंतामणि। और इसने क्या किया कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण के कारण कन्नौज से राजधानी किसको बना दिया? उज्जैन को। और परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी महिपाल ने, परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। और इसी के कार्यकाल में 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भी आया था। 915 में अल मसूदी भारत आया, जिसने सर्वप्रथम भारतीय मानसून जलवायु की व्याख्या किसने की थी? अल मसूदी के द्वारा। आगे बात करूं मैं राज्यपाल। इसके समय से ही फिर गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो अलग अलग शाखाओं में बंटना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि
1018 और 1019 में 1018 और 1019 में महमूद गजनवी के लगातार कनौज आक्रमण के कारण राज्यपाल को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और राज्यपाल का जो सेनापति था विद्याधर चंदेल, उसके द्वारा राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह राजधानी छोड़कर भाग चला था। राज्यपाल डर महमूद गजनवी के डर से राज्यपाल राजधानी छोड़कर भाग चला, इसलिए सेनापति ने विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल की हत्या कर दी। और बात है त्रिलोचन पाल की, तो ये भले ही आप पढ़ लो, बाकी इतने काम के नहीं है। हाँ, बाड़ी जो मतलब धौलपुर को राजधानी बनाने वाला शासक था त्रिलोचन पाल, और प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल 1039 तक। बात करूं मैं प्रतिहारों से संबंधित कुछ स्रोतों की, तो उद्योधन सूरी का जो कुवलय माला ग्रंथ है उसमें प्रतिहारों के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद में जिनसेन सूरी जो एक जैन भिक्षु थे, उन्होंने जो हरिवंश पुराण की रचना की उसी में भी प्रतिहारों के बारे में वर्णन किया है। और मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अंदर भी उसका वर्णन मिलता है प्रतिहारों का। जोधपुर में मंडोर, बावड़ी, घंटियाड़ा, बुचकला शिलालेखों में मंडोर के प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलता है। एक खास बात कि 712 से 1018 तक जो अंत में राज्यपाल और त्रिलोचन पाल के समय जो गजनवी का आक्रमण हुआ, उस समय प्रतिहारों को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इससे पहले 712 से 1018 तक इस्लामिक आक्रमणियों से भारत की रक्षा की थी प्रतिहारों द्वारा। उसके बाद में राजस्थान के चौहान वंशों के बारे में अपन पढ़ेंगे।